हाय गाइस, दिस इज सी कृष्णा सोमानी और आज हम देखने वाले कि सी इंटर के स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के आरटीपी में 26। चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है केस स्टडी। केस स्टडी में क्या है पढ़ते हैं। इकोराइड मोटर्स फाउंडेड इन चेन्नई 2017 स्टार्टेड एज अ स्मॉल मैन्युफैक्चरर ऑफ इलेक्ट्रिक स्कूटर्स टारगेटेड एट एनवायरमेंटली कॉन्शियस अर्बन कम्यूटर्स। ठीक है भाई, इकोराइड स्कूटर का धंधा करता है। द कंपनी गेन मोमेंटम व्हेन द गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस एफएमई सब्सिडीज फॉर ईवी adoption एंड राइजिंग फ्यूल कॉस्ट। तो कंपनी को तब फायदा हो गया, कंपनी को मोमेंटम मिल गई। Initially, Ecora differentiated itself with the sleek design and strong battery life, which appeal to young professional in a metro cities। ठीक है, प्रोफेशन उसका डिफरेंशिएशन बताया। As the EV industry became more competitive, Ecoride realized that the success depended not only on the product quality but also on an efficient value chain. The company focused on building close partnership with battery suppliers, investment in efficient assembly lines, and created a network of after-sales service centers. This integrated approach gave Ecoride an edge in reliability and customer satisfaction। तो उनको उसको Ecoride को ध्यान में आया कि सिर्फ प्रोडक्ट क्वालिटी पे नहीं है, मुझे धंधे के पूरे मेरी वैल्यू चेन है ना, सप्लायर, परचेसर या फिर जो भी मेरे बाकी कस्टमर्स है और उनके साथ मेरे क्लोजली एसोसिएटेड पार्टनरशिप करनी पड़ेगी, जो मेरे सप्लायर्स वगैरह है। तो वो भी उसको ध्यान में आ गया, तो वो भी उसने स्टार्ट कर दिया। इकोराइड अटेम्प्टेड टू एंटर द बजट स्कूटर मार्केट टू एक्सपांड इट्स कस्टमर बेस। However, the move backfired as a cost pressures affected margins and established players already had a stronghold in the लो प्राइस सेगमेंट। उसने क्या किया, वो बोला अभी मैं स्कूटर मार्केट में एक्सपांड करना चाहता हूँ मेरा कस्टमर बेस, बट ऑलरेडी कॉम्पिटिटर्स इतने थे जो लो प्राइस सेगमेंट से, तो उसको मार्जिन में अफेक्ट होने लगा। Internally, this failure led to debates within the management team. The CEO adopted a transformational leadership style, motivating employees to view a challenge as an opportunity and encouraging cross-functional collaboration for innovation. To restructure its portfolio, Ecoride introduced a high-performance e-bike for a premium customer। एक उसने ई बाइक मार्केट में लाई प्रीमियम कस्टमर के लिए, वाइल कंटिन्यूइंग स्कूटर्स फॉर द मास मार्केट। तो जो बाकी स्कूटर्स थे उसके लो वाले कॉस्ट वाले, वो तो उसने कंटिन्यू किए। मैनेजमेंट पोजीशन स्कूटर एज अ पोटेंशियल कैश काउ। स्कूटर्स को क्या बोला उन्होंने, कैश काउ बोला। ठीक है। इन द बीसीजी मैट्रिक्स ड्यू टू स्टेडी डिमांड बट लो ग्रोथ, वेर एवर द ई बाइक्स वेर कंसिडर एज अ स्टार। तो ई बाइक उन्होंने स्टार में क्लासिफाई किया, जो प्रीमियम मॉडल थी। Expected to drive future growth in expanding premium EV segment. Recently, when the government announced strictly battery recycling norms, Ecoride faced a resistance from the dealer who feared higher compliance cost। तो उसने क्या किया, उसको compliance cost का डर लगा। तो at the same time, environmental NGO emerged as a powerful stakeholder, urging Ecoride to adopt a greener supply chain practices। The company recognized that the managing stakeholder expectation would be critical for long-term sustainability। ठीक है, मैंने एक बार कोई केस स्टडी पढ़ ली, मैं एमसीक्यू देखता हूँ, एमसीक्यू रिलेटेड अगर जो भी पार्ट रहेगा वहां पे अपन फिर से चल जाएंगे। इकोराइड इनिशियल सक्सेस वाज, एमसीक्यू वन है, इकोराइड इनिशियल सक्सेस वाज सपोर्टेड बाय एक्सटर्नल फैक्टर्स सच एज ईवी सब्सिडी एंड राइजिंग फ्यूल कॉस्ट। बराबर, while which specific environmental analysis tool should Ecoride use systematically to assess this factor, and why would it be more suitable than SWOT in the context। भाई सीधी सी बात समझो कि क्या हुआ है। इकोराइड क्या बोल रहा है, इकोराइड बोल रहा है उसको इनिशियल में फायदा हुआ था सब्सिडी वजह से और फ्यूल कॉस्ट की वजह से। अब सब्सिडी किसने दी, गवर्नमेंट ने दी। फ्यूल कॉस्ट बढ़ रहे, तो वो बोल रहा है मैं, कॉस्ट बढ़ रहा है बाहर एनवायरमेंट में, तो उसका उसको फायदा हुआ। इसमें से कौन सा टूल एमसीक्यू आंसर होगा, बताओ। बीसीजी मैट्रिक्स, बीसीजी का तो कोई रेलेवेंस ही नहीं। जस्ट बिकॉज बीसीजी यहाँ पे दिया है तो उसका आंसर बीसीजी नहीं होगा। पेस्ले एनालिसिस, हाँ पेस्ले एनालिसिस हो सकता है, बिकॉज पेस्ले एनालिसिस में क्या है, इसमें एक पॉलिटिकल फैक्टर्स है, मतलब गवर्नमेंट की इन्वॉल्व हुई, और एनवायरमेंटल भी फैक्टर्स है, तो पेस्ले एनालिसिस आंसर बन सकता है। पोर्टल फाइव फोर्सेस नॉट रिलेवेंट। स्ट्रेटेजिक ग्रुप मैपिंग मतलब ग्रुप करना पड़ता है स्ट्रेटेजिक, अलग 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 बेस्ड ऑन योर प्राइस सेगमेंट कैरेक्टरिस्टिक्स, अलग कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे आप ग्रुप करते हो। तो स्ट्रेटेजिक ग्रुप मैपिंग में नहीं है, तो आंसर विल बी पेस्टले एनालिसिस। उसके बाद, बाय पार्टनरिंग विद बैटरी सप्लायर्स, इंप्रूविंग असेंबली लाइंस एंड इन्वेस्टिंग इन सर्विस सेंटर, इकोराइड फोकस्ड ऑन स्ट्रेंथनिंग इट्स entire chain of operation। which framework does the reflect, how does it competitive advantage for the event। सीधी सी बात है। आप एमसीक्यू देखकर सीधी से आंसर कर पाओगे, ये वैल्यू चेन एनालिसिस है। उसने यार सप्लायर के साथ पार्टनरशिप की, उसके प्रोडक्ट लाइन में जो भी चेन में आता है उसको उसने इम्प्रूव करने की कोशिश की। तो दिस इज नथिंग बट द वैल्यू चेन एनालिसिस। ठीक है सर। When Ecoride attempted to enter the budget scooter market but failed due to intense competition and thin margin, which of the Porter five forces best explain the challenge?
भाई उसने यहाँ पे दिया था, वो स्कूटर उसने लाने की कोशिश की, बट however it cost pressure affected margin and established player already had a strong hold in the low price segment। मतलब कॉम्पिटिटर के वजह से उसको ये कंपटीशन के वजह से उसको लो मार्जिन, और ऑलरेडी कॉम्पिटिटर थे जो हाईली लो प्राइस सेगमेंट में काम कर रहे थे, तो उसको कॉम्पिटिटिव राइवलरी अमंग एग्जिस्टिंग फर्म्स, ये पोर्टर का 5 फोर्स अफेक्ट कर रहा था। सीधी सी बात है, समझा समझा। EcoRide categorized scooter as a cash cow and e-bike as a star in the portfolio planning. According to the BCG matrix, what does the imply about the resource allocation strategy the company should follow for each product? सीधी सी बात है, एक चीज समझो, चार थे बीसीजी में। मैं कैसे याद रखता हूँ बीसीजी में? सी इज फॉर कुत्ता, जी इज फॉर गाय, सी इज फॉर कुत्ता, जी इज फॉर गाय। तो बेसिकली क्या हुआ कि चार चीजें थी: स्टार, क्वेश्चन मार्क, कैश काउ, डॉग। मैं कैसे याद करता हूँ? डॉग इज फॉर डाइवेस्ट, कैश काउ इज फॉर हार्वेस्ट, स्टार स्टार इज फॉर बिल्ड, एंड क्वेश्चन मार्क इज फॉर होल्ड। ये पोस्ट आइडेंटिफिकेशन स्ट्रेटेजी तुम ऐसे ही याद रखोगे बिल्कुल। अब इसमें से देखना अपना ऑप्शन क्या है। क्या हार्वेस्ट स्कूटर, स्कूटर क्या है? स्कूटर 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 से कैश को, कैश को हार्वेस्ट करना है, यस कैश को हार्वेस्ट, बट ई बाइक तो स्टार है, तो ई बाइक डाइवेस्ट नहीं करना है, तो ये ऑप्शन गलत है। उसके बाद इन्वेस्ट इन स्कूटर एंड मेंटेन ई बाइक्स, की स्कूटर्स में इन्वेस्ट करना नहीं, स्कूटर में तो हमको हार्वेस्ट करना है, स्कूटर में तो हमको हार्वेस्ट करना है। हाँ, सी ऑप्शन, स्कूटर्स पे हमको हार्वेस्ट करना है और इन्वेस्ट इन ई बाइक्स, यस दिस इज करेक्ट ऑप्शन। डाइवेस्ट स्कूटर ये भी गलत ऑप्शन है, तो सी इज में है करेक्ट ऑप्शन। ठीक है सर। द राइज ऑफ एनवायरमेंटल एनजीओ एंड स्ट्रिक्टर रिसाइकलिंग रेगुलेशंस highlight the importance of the stakeholder management. Using the Mandela's matrix, how should EcoRide position NGO as a stakeholder and what type of engagement strategy would be most appropriate? ये ना आपने अगर केस स्टडी अच्छे से पढ़ी होगी ना, केस स्टडी में ही दिया था कि कंपनी रिकॉग्नाइज दैट द मैनेजिंग स्टेक होल्डर एक्सपेक्टेशन वुड बी क्रिटिकल फॉर लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी। मतलब ये की प्लेयर्स है कि कंपनी सोचती है कि जो मेरे स्टेक होल्डर उनको मैनेज करना है, ये लॉन्ग टर्म के हिसाब से इंपॉर्टेंट है, तो ये की प्लेयर हो गए। तो इट इज कीप किलो में से की प्लेयर्स हो गए एज पर मेंडलस मैट्रिक्स। ये 5 MCQ थे केस स्टडी रिलेटेड। समझा? अच्छे से समझा? यस भैया। तो नेक्स्ट एमसीक्यू है MCQ2. Rohan is a manager at Z Foods. His primary responsibility is to develop a specific tactics for the marketing department to ensure that the quick snack division achieve its market share target. At which level of strategic management Rohan is functioning? रोहन कहाँ काम कर रहा है? रोहन कर रहे हैं मार्केटिंग डिपार्टमेंट में। तो ये क्या है? फंक्शनल लेवल है। ये क्या स्ट्रेटेजी है? ये फंक्शनल लेवल है। एक चीज समझो, कॉर्पोरेट लेवल पे कौन आएंगे? डायरेक्टर, सीएफओ, बड़े बड़े लोग। फंक्शन बिजनेस लेवल पे कौन आएंगे? बिजनेस लेवल पे फॉर स्पेसिफिक एसबी वाले, एक स्पेसिफिक बिजनेस मैनेज करने वाले वो लोग आएंगे। फंक्शनल लेवल पे मार्केटिंग वाले, ह्यूमन रिसोर्स वाले, फाइनेंस वाले, एक डिपार्टमेंट वाले फंक्शनल लेवल पे आएंगे। समझा समझा। नेक्स्ट एमसीक्यू 3 है। In the smartphone industry, few large component manufacturers control the supply of specialized OLED screens, and there are no viable alternative suppliers. The smartphone brand face high pressure from, सीधी सी बात है, किससे प्रेशर ध्यान में आएगा यार? बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर है ना ये, क्योंकि उनको सप्लायर से प्रेशर फील हो रहा है। सीधी सी बात है, इजी था, इजी है। नेक्स्ट एमसीक्यू। जयंत ओवरसीज द कंज्यूमर गुड्स सेगमेंट ऑफ अ लार्ज कॉन्ग्लोमेरेट, कि वो कंज्यूमर गुड्स सेगमेंट देखता है, कि एक बड़े कॉन्ग्लोमेरेट का कंज्यूमर गुड्स सेगमेंट देखता है। ठीक है। दिस स्पेसिफिक सेगमेंट हैज इट्स ओन डेडिकेटेड लीगल एंड फाइनेंस हेड हु ऑपरेट सेमी ऑटोनोमसली फ्रॉम अदर सेगमेंट्स लाइक इंडस्ट्रियल पार्ट्स। दिस स्ट्रक्चर इज एन एग्जांपल ऑफ। ये देखो, एक चीज समझो, जैन एक पर्टिकुलर सेगमेंट देख रहा है, एक पर्टिकुलर बिजनेस देख रहा है, और इनके ना सबके अलग डिपार्टमेंट्स है जो कि अदर सेगमेंट है, जो सेपरेटली ओन्ड उसके खुद के वे से वर्क कर रहे हैं। तो ये ना स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट हुआ, कि एक अलग एसबीयू है जिसको जैन देख रहा है। ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यू है, विटाग्लो नेचुरल इज अ पर्सनल केयर कंपनी लॉन्चेस अ न्यू हर्बल शैम्पू हर्बा सिल्क that is a sulfate free, prevent hair fall and contain the rare botanical extract source from the Himalayas। सीधी सी बात है, विटाक्लो हर्बा सिल्क एक शैम्पू बेचता है भैया। उसके बाद कस्टमर्स परसीव इट इज एज अ सुपीरियर टू ऑर्डिनरी शैम्पू। अच्छा, कस्टमर को ये थोड़ा अच्छा लगा, सुपीरियर लगा, तो कंपनी ने क्या किया? 25% से ज्यादा प्राइस कर दिया रेगुलर शैम्पू रेंज से। एंड सेल्स राइज स्ट्रांगली ड्यू टू परस्यू यूनिकनेस। आइडेंटिफाई द स्ट्रेटेजी एडॉप्टेड बाय, भाई 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 भाई, इसमें तो भर भर के दिया है। बताओ, ये कमेंट करके बताओ कि क्या होगा? यूनिकनेस है,
प्रीमियम है, तो ये क्या होगा, डिफरेंशिएशन स्ट्रेटेजी है ना यार, ये तो बच्चों जैसा सवाल हो गया, ये तो बच्चों जैसा सवाल है, हम सबको आ गया, इजी है, इजी है। सिक्स्थ एमसीक्यू, राजेश टेक्सटाइल लिमिटेड अ लीडिंग फैब्रिक मैन्युफैक्चर एस्टेब्लिश अ मेड केयर हॉस्पिटल टू एंटर द हेल्थ केयर सर्विसेज। राजेश क्या है, फैब्रिक मैन्युफैक्चरर, और क्यों किस में घुस रहा है वो घुस रहा है हेल्थ केयर सर्विस इंडस्ट्री में, विच हैज नो टेक्नोलॉजी और मार्केट लिंकेज। कोई लिंकेज है क्या, कोई लिंकेज नहीं है विद इट्स एग्जिस्टिंग टेक्सटाइल बिजनेस, द मैनेजमेंट एक्सपेक्ट्स ग्रोथ थ्रू सेक्टरल एक्सपांशन एंड रिस्क स्प्रेडिंग, दिस मूव रिप्रेजेंट विच टाइप ऑफ डाइवर्सिफिकेशन, बताओ यार। एक चीज समझो यहाँ पे ना, अगर आपको एमसीक्यू ना, एमसीक्यू में आंसर, तो आपको दो तीन कीवर्ड्स ढूंढने। वो पहले तो फैब्रिक मैन्युफैक्चर है, वो हेल्थ केयर में काम कर रहा है, और उसका कुछ रिलेशन नहीं है, ये अनरिलेटेड है, अनरिलेटेड है तो कौन सा, कॉन्ग्लो कॉन्ग्लो कॉन्ग्लोमेरेट डाइवर्सिफिकेशन, कॉन्सेंट्रेटिक इज रिलेटेड, कॉन्ग्लोमेरेट इज अनरिलेटेड, और कॉन्सेंट्रेटिक के दोनों डिफरेंस, दोनों टाइप्स है, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल, समझा, समझा एकदम मक्खन तरीके से समझा। तो यहाँ पे हमारे एमसीक्यू खत्म होता है, ठीक है। लेट्स स्टार्ट विद डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन। हमने एमसीक्यू कर लिए थे, अब डिस्क्रिप्टिव में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, Messrs. Kavya has been appointed as the CEO of the Green Harvest Foods Limited, an organic food company that has diversified into plant-based nutrition product. कि मेसेस काव्या कौन है, काव्या सीईओ है कंपनी की, जो कि प्लांट बेस्ड न्यूट्रिशन प्रोडक्ट डिलीवर करती है, बेचती है बेसिकली। कंपनी प्लान्स टू लॉन्च द न्यूट्रीप्योर ब्रांड ऑफ द प्लांट बेस्ड प्रोटीन फूड्स, ठीक है। ग्रीन हार्वेस्ट एम टू प्रमोट healthy lifestyle through nutritious, sustainable and ethically sourced food product। ये कंपनी क्या करना चाहती है, कंपनी बोल रही है कि मैं हेल्दी लाइफस्टाइल प्रोवाइड करना चाहती हूँ, कैसे, न्यूट्रिशियस, सस्टेनेबल और एथिकल अच्छे गुड फूड प्रोडक्ट्स को बेच कर। तो हमें क्या बोला है, ड्राफ्ट सुटेबल विजन एंड मिशन स्टेटमेंट दैट द काव्या में फॉर्मुलेट फॉर न्यूट्रीप्योर। एक चीज समझना, अगर ऐसे क्वेश्चन आता है कि ड्राफ्ट विजन एंड मिशन स्टेटमेंट, तो समझ लेना ये बोनस मार्क है, क्योंकि तुमको क्या करना है, तुमको विजन क्या है, मिशन क्या है लिखना है, और एक स्टेटमेंट आपके हिसाब से ड्राफ्ट करना है, जो कि विजन और मिशन आपका उसमें उस स्टेटमेंट से आइडेंटिफाई हो। तो आपको ये बोनस के मार्क्स रहेंगे, आपको सिर्फ विजन और मिशन का कॉन्सेप्ट लिखना है, और उसके साथ साथ जो भी ड्राफ्ट स्टेटमेंट ड्राफ्ट करोगे आपके हिसाब से, वो तो सजेस्टेड से मैच नहीं होना था, तो उससे मार्क मिल जाएंगे। जस्ट जस्ट इतना अंडरस्टैंड करना, जो भी आप स्टेटमेंट ड्राफ्ट करोगे उससे विजन का विजन ध्यान में आए, और मिशन से वो मिशन रिफ्लेक्ट हो। चलो आंसर पढ़ते हैं। द न्यूट्रीप्योर ब्रांड ऑफ द प्लांट बेस्ड न्यूट्रिशन प्रोडक्ट्स में हैव द फॉलोइंग विजन एंड मिशन। इन्होंने क्या लिखा है, आंसर देखो कैसे लिखते हैं, पहले विजन क्या है वो बताया, फिर उसने कहा विजन का एक स्टेटमेंट बनाया, मिशन क्या है वो बताया। विजन मतलब क्या, कि मेरी विजन कहाँ तक है, कंपनी अपने आप को फ्यूचर पोजीशन की ब्लूप्रिंट आइडेंटिफाई करना चाहती है, मेरा विजन कहाँ तक पहुंचने वाला है, ऐसे याद रखना है। विजन implies the blueprint of the company's future position. It describes where the organization will be wants to land. ठीक है, Mrs. Kavya aim to position NutriPure as a trusted leader in plant-based nutrition. The vision may be to be a leading plant-based nutrition brand that nourishes lives, support holistic well-being and इंस्पायर सस्टेनेबल लिविंग। एक चीज समझो, पहले तो विजन क्या है, ये कॉन्सेप्ट पता है कि विजन, मेरी विजन कहाँ तक जा रही है, मतलब कंपनी को कहाँ तक पहुंचना है, उसकी ब्लूप्रिंट क्या है, वेयर वांट्स टू लैंड, ये विजन है। मिशन क्या है, मिशन क्या है, कंपनी का पर्पस, गोल, और कंपनी का अप्रोच क्या है, वो गोल्स और ऑब्जेक्टिव अचीव करने का, ये मिशन आइडेंटिफाई करता है। तो मिशन मिशन डिफाइंस द फर्म्स बिजनेस पर्पस, गोल एंड अप्रोच टू अचीविंग देम, कि पर्पस क्या है, गोल क्या है, और अप्रोच क्या है, कि वो कैसे अचीव करे, ये आपका मिशन स्टेटमेंट आइडेंटिफाई होना चाहिए। तो कैसे अचीव करने वाले हैं ये, टू डेवलप प्लांट बेस्ड न्यूट्रिशन प्रोडक्ट, के प्लांट बेस्ड न्यूट्रिशन प्रोडक्ट डेवलप करके वो उनका और पर्पस और गोल अचीव कर रहे हैं। उसके बाद प्रमोट कर रहे हैं सस्टेनेबल फूड चॉइसेस, इससे उनका पर्पस और गोल्स अचीव कर रहे हैं। टू सपोर्ट हेल्दियर कम्युनिटीज बाय प्रोवाइडिंग सेफ न्यूट्रिशियस एंड एनवायरमेंटली रिस्पॉन्सिबल फूड सॉल्यूशन। देखो, ये तुम चीजें ना मन से भी लिख सकते हो, बट जस्ट वो आपका पर्पस गोल अचीव करने का, मतलब वो मिशन स्टेटमेंट होना चाहिए, वैसा लगना चाहिए। सेम विजन भी, आपकी विजन कहाँ पे, ऑर्गेनाइजेशन को कहाँ तक जाना है, वो आइडेंटिफाई होना चाहिए, वैसे आंसर लिखना है। समझा, समझा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, लास्ट के ना मैं दो तीन लाइन पढ़ूंगा, मतलब उससे मुझे ध्यान में आएगा कि मुझे केस स्टडी से कौन कौन से कीवर्ड्स आइडेंटिफाई करने हैं। क्या लिखा है, एनालाइज विक्रम पटेल करंट पोजीशन इन लाइट ऑफ द लिमिटेशन ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। देखो क्या बोला है ना, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के लिमिटेशन से रिलेटेड है। तो क्या है इसमें, मिस्टर विक्रम पटेल क्या करता है, चेन ऑफ 10 बुक स्टोर्स अक्रॉस द मुंबई रीजन, अच्छा उसके बुक स्टोर्स है,
3 of these stores were launched in the past 2 years. ठीक है भैया. He has always believed in strategic management and enjoyed robust sales of books, magazine and educational material until about 5 years. कि भाई उसने स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट में बहुत अच्छा बिलीव था, तो स्ट्रैटेजी लगाई और 5 साल तक बहुत बढ़िया धंधा किया उसने. However, with the increasing preference for online shopping, the sales at his physical stores have declined by approximately 60% over the last 5 years. आहा, क्या हो गया? जो ऑनलाइन शॉपिंग के वजह से जो उसके बुक स्टोर्स थे, बुक स्टोर की 60% से सेल्स कम हो गए. अब बोल रहे तुमको लिमिटेशन ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट से ये इनकी विक्रम पटेल की करंट पोजीशन एनालाइज करो. अब हमको लिमिटेशन तो पता है. जो लिमिटेशन है, आपको जस्ट लिमिटेशन नहीं लिख रहा है, आपको लिमिटेशन लिखना है उसके साथ विक्रम पटेल ने क्या क्या करना चाहिए था, कैसे कैसे ये करना चाहिए था, क्या क्या हुआ उसके साथ, वो भी एक्सप्लेन करना है. कैसे, समझो. देखो, विक्रम पटेल विक्रम पटेल क्या कर रहा है, उसने ये पहले तो केस स्टडी के बारे में ब्रीफ किया कि ऐसा ऐसा था, वो उसने स्ट्रेटेजिक मैनेज ये टूल लगाया, बट स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के खुद के कुछ लिमिटेशन है वगैरह वगैरह ऐसा लिखा. अब लिमिटेशन क्या है, मेन चीज है द 4 चीजें है लिमिटेशन में. 4 चीजें है, एक बार मैं मेरे नोट्स में भी दिखा देता हूँ आपको. लिमिटेशन में, हाँ ये आप लिमिटेशन में 4 चीजें है. सी. एनवायरमेंट हाईली कॉम्प्लेक्स है, टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट कॉस्टली प्रोसेस है, और कॉम्पिटिटिव रिस्पॉन्स टू फर्म स्ट्रेटेजीज कैसे एस्टिमेट करना है, ये थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है. तो 4 ये लिमिटेशन है, ये समझा. अब ये लिमिटेशन भी कैसे एक्सप्लेन किए, देखो. पहली चीज, एनवायरमेंट इन विच स्ट्रेटेजी आर डेवलप इज हाईली कॉम्प्लेक्स एंड अनप्रेडिक्टेबल. ये लिमिटेशन लिख दी. अब विक्रम पटेल के बारे में लिखना है कि भैया उसका एंट्री ऑफ ऑनलाइन बुक स्टोर न्यू टाइप ऑफ कॉम्पिटिटर इंट्रोड्यूस अ डिफरेंट डायनामिक टू द बुक रिटेल इंडस्ट्री. These online platform with their extensive reach and pricing power have dominated the market. अब क्या होता था ना, लिमिटेशन कैसे एक्सप्लेन किए, देखो. जो ऑनलाइन बुक स्टोर है वो बहुत बड़ा मार्केट है, क्योंकि वहां से ना कोई कोई मतलब मैं एक कॉर्नर के इंडिया के एक कॉर्नर में रहता हूँ, तो मैं ऑनलाइन से कहीं से भी बुक्स ऑर्डर कर सकता हूँ. बट जो विक्रम पटेल का बुक स्टोर था, तो आपको स्पेसिफिक एरिया में ही उसका सेल हो रहा था. तो ये ऑनलाइन का प्लेटफॉर्म का बहुत बड़ा मार्केट होने की वजह से स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट फेल हो गई जो विक्रम में लगाई थी, क्योंकि मार्केट हाईली कॉम्प्लेक्स है और अनप्रेडिक्टेबल है. सेकंड लिमिटेशन क्या है कि भैया, यहाँ से बढ़ते, सेकंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है. तो इट इज क्रूशियल फॉर विक्रम टू कंटिन्यू मैनेजिंग स्ट्रेटेजिकली. This challenging times demand increased effort and adaptability on his part. क्या बोला है ना, देखो. एक तो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है. आज स्ट्रेटेजी लगाई और इमीडिएट इम्पैक्ट आया, ऐसा तो नहीं होने वाला. इसलिए विक्रम ने जो ये लगाई थी, स्ट्रेटेजिकली मैनेज करना कंटिन्यूस, ये एक क्रूशियल हो रहा था उसके लिए, क्योंकि स्ट्रेटेजी मैनेजमेंट खुद ही टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है. उसको टाइम लगेगा स्ट्रेटेजी को आने को. बट उसने जो स्ट्रेटेजी इंप्लीमेंट की थी, उस वजह से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आ गए, ऑनलाइन बुक स्टोर्स ओपन हो गए, तो उसके लिए सस्टेनेबिलिटी पे क्वेश्चन आ गए. तो ये लिमिटेशन है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का, कि अगर आपने कुछ स्ट्रेटेजी लगाई और उसके इन बिटवीन है आपके कॉम्पिटिटर ने कुछ मूव कर दिया दूसरा, उस वजह से आपके स्ट्रेटेजी को हार्म हो सकता है. समझा. स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट कैन बी कॉस्टली. विक्रम पटेल माइट कंसिडर हायरिंग एक्सपर्ट्स टू अंडरस्टैंड द कस्टमर प्रेफरेंस बेटर एंड एडजस्ट हिज स्ट्रेटेजी टू ऑफर मोर पर्सनलाइज्ड सर्विसेज. एक चीज समझो, जस्ट स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट ना एक कॉस्टली प्रोसेस है, क्योंकि स्ट्रैटेजी लगाना सीधा किसी भी कोई ऑर्डिनरी बंदे के काम की चीज, मतलब कोई भी नहीं लगा सकता. उसको आपको एक्सपर्ट्स, बड़े बड़े स्ट्रैटेजिक मैनेजर्स, एक्सपर्ट्स लगाने पड़ेंगे, सो दैट वो आपको गाइड करेंगे, आपको एडवाइस करेंगे, ऐसा नहीं ऐसा करो, ये स्ट्रैटेजी यूज करो. तो विक्रम पटेल को उस एक्सपर्ट्स हायर करने चाहिए थे, और हायर करते करते उसके हिसाब से उसने स्ट्रैटेजीज लगानी चाहिए थी, उसके स्ट्रैटेजी में थोड़े से एडवांस मॉडिफिकेशन करने चाहिए थे. उससे क्या होता था, दिस कस्टमाइज ऑफरिंग कुड बी डिफिकल्ट फॉर ऑनलाइन स्टोर्स टू रेप्लिकेट एंड गिविंग हिम अ कॉम्पिटिटिव एज. अगर वो स्ट्रेटेजी एक्सपर्ट्स ने अगर इनको विक्रम पटेल को बहुत अच्छी खासी एडवाइस दे दी, और वो एडवाइस से विक्रम पटेल के पास कोई कॉम्पिटिटिव एज क्रिएट हो गया, तो वो ऑनलाइन स्टोर्स को रेप्लिकेट करना डिफिकल्ट हो जाता था. समझा. उसके बाद एक और ये क्या है, अनदर लिमिटेशन ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट इज डिफिकल्ट फॉर फोरकास्टिंग फ्यूचर डेवलपमेंट. Despite his strategic management efforts, Vikram Patel did not anticipate the extent to which online bookstore would impact the sale. जो हमने चौथा लिमिटेशन देखा था ना, उसको एक थोड़ा घुमा फिरा के बोला है कि हम इट इज डिफिकल्ट टू क्लियरली एस्टिमेट द कॉम्पिटिटिव रिस्पॉन्स ऑफ द फर्म स्ट्रेटेजी. अरे क्या होता है ना, तुमने स्ट्रेटेजी तो लगा ली,
बट तुम्हारा कॉम्पिटिटर भी कोई ना कोई स्ट्रेटेजी लगाएगा तुमको ये करने के लिए, कंपटीशन मीट करने के लिए, उसको तुमको रिवर्ट करने के लिए। तो वो क्या स्ट्रेटेजी लगाएगा ये डिफिकल्ट है एस्टिमेट करना। इसलिए ये एक लिमिटेशन है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का। समझा? एकदम अच्छे से समझा। ऐसे ही कैसे आंसर्स लिखना है। ठीक है, ठीक है भैया, ठीक है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिया द स्ट्रेटेजी मैनेजर। पहले लास्ट दो लाइन पढ़ लेते हैं। विच एस्पेक्ट ऑफ एक्सटर्नल एनवायरमेंटल एनालिसिस रिफ्लेक्टेड इन दिस सिचुएशन। देखो एक चीज समझो, ये जो आरटीपी है ना, इसमें आपको चैप्टर वाइज बाइफरकेट करके दिया है, बट एग्जाम में आपको पता नहीं रहेगा कौन सा क्वेश्चन कौन से चैप्टर का है। जैसे में ये बहुत कॉमन चीज होती है, हमें आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल होता है यार, ये कौन से चैप्टर का है और मुझे कौन सी स्ट्रेटेजी का बारे में लिखना है। ठीक है, तो पहले तो चैप्टर्स का आइडेंटिफाई करो, अच्छा ये चैप्टर में, फिर उस टॉपिक रिलेटेड आपको उस स्ट्रेटेजी के बारे में लिखना है। अभी यहाँ पे क्या बोला है? एस्पेक्ट ऑफ द एक्सटर्नल एनवायरमेंट एनालिसिस, कि भाई तुमको एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के बारे में बोला है, तो तुमको इससे चैप्टर ध्यान में आ जाएगा। अच्छा, चैप्टर 2 के बारे में है स्ट्रेटेजिक एनालिसिस एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, तो यहाँ से चैप्टर ध्यान में आ गया। अब क्वेश्चन क्या पढ़ता है, देखो क्वेश्चन क्या बोलता है वो पढ़ते हैं। रिया द स्ट्रेटेजी मैनेजर ऑफ फ्रेशशिप बेवरेजेस लिमिटेड वाज स्टडीइंग द पैकेज फ्रूट जूस मार्केट इन इंडिया बिफोर लॉन्चिंग अ न्यू प्रिजर्वेटिव फ्री जूस ब्रांड। वो बोल रही है, रिया क्या बोल रही है, मुझे खुद का पैकेज फ्रूट जूस ये करना है, ब्रांड ये करना है, मार्केट में लॉन्च करना है, बट उससे उसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, सॉरी सॉरी सॉरी। रिया क्या कर रही है, रिया एक स्ट्रेटेजिक मैनेजर है, वो क्या कर रही है, वो एक फ्री जूस ब्रांड मार्केट में लाना चाहती है, बट उसके पहले वो क्या कर रही है कि जो ऑलरेडी फ्रूट जूस है मार्केट में पैकेज, उसको स्टडी कर रही है कि यार इसका क्या है, कैसे मार्केट है, कितनी ग्रोथ है, ऑल दिस चीजें। शी ऑब्जर्व दैट सेवरल एस्टेब्लिश ब्रांड, अलग अलग ब्रांड है, लो प्राइस है, लो प्राइस लोकल प्लेयर्स है, एंड सब्स्टिट्यूट ड्रिंक्स लाइक स्मूदीज एंड फ्लेवर्ड मिल्क वे आर कॉम्पिटिंग इंटेंसली। क्या वो क्या बोल रही है कि ऑलरेडी एस्टेब्लिश ब्रांड है, लो प्राइस लोकल प्लेयर्स है, और आपका जो आपका प्रोडक्ट है वो सब्स्टिट्यूट भी हो सकता है, स्मूदीज फ्लेवर्ड मिल्क, अलग अलग इससे अलग अलग प्रोडक्ट्स है। तो उसको ये चीजें ध्यान में है। अब आप बोल रहे हैं कि इस हिसाब से रिया का कौन थे एक्सटर्नल एनालिसिस में से ये सिचुएशन कौन अच्छे से, विच एस्पेक्ट ऑफ द एक्सटर्नल एनालिसिस ये सिचुएशन आपको रिफ्लेक्ट करता है, आपको आइडेंटिफाई करता है। एक चीज समझो, यहाँ पे ना तीन चीजें अलग दी है कि ऑलरेडी एस्टेब्लिश ब्रांड है, लो प्राइस लोकल प्लेयर्स है, तो इससे ध्यान में आ रहा है कि राइवल ही है, राइवल अमंग द फर्म्स। ये मुझे पोर्टर 5 फोर्सेस के रिलेटेड बातचीत लग रही है कि इन्होंने आंसर में कैसे दिया, देखते हैं। This situation reflects the competitive environment, industry environment aspect of external environmental analysis। ये ना, ये नई चीज है, तुमको ऐसे मॉड्यूल में कहीं मिलेगा नहीं कि कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट क्या है भैया, ये तो कभी देखा ही नहीं। इट इज इंडस्ट्री एनवायरनमेंट, ये तो क्या है, ये तो आपके नोट्स में भी नहीं है, अरे यार ये तो अलग ही चीज हो गई, ऐसा नहीं है। देखो आगे क्या लिखा है, द कॉम्पिटिटिव एनवायरमेंट कंसिस्ट ऑफ फैक्टर विद इन द इंडस्ट्री दैट इन्फ्लुएंस फर्म्स कॉम्पिटिटिव पोजीशन सच एज existing competitors, new entrant, substitute and pricing rivalry। ये क्या है, ये पोर्टल 5 फोर्सेस के रिलेटेड है। उन्होंने क्या किया, उन्होंने लिंक कर दिया। अब बच्चा एग्जाम में कंफ्यूज हो जाएगा, बच्चा लिख के आएगा मॉड्यूल की लैंग्वेज, ये मैच नहीं होगी, मार्क्स चले जाएंगे। तब हमें क्या करना है, तब हमको मॉड्यूल में जैसे अभी मेरे नोट्स में आता है, इसमें कैसे दिया है, हमको ये रिलेटेड चीजें तो लिखनी है, प्लस एडिशनल अगर ऐसा एक्स्ट्रा बाहर का क्वेश्चन दिखता है तो आपको कुछ दो चार चीजें रिलेवेंट जो है वो भी लिखना है, एज अ स्ट्रेटेजिक मैनेजर, एज अ स्ट्रेटेजिक एक्सपर्ट सोच के। अब पढ़ते हैं आगे क्या दिया है। As per strategic analysis, firm must evaluate the industry structure and competitive forces before entering and expanding the market। कि यार तुम एक स्ट्रेटेजिक एक्सपर्ट हो, तो तुमने बाहर मार्केट की क्या कंडीशन है वो सोचकर ही मार्केट में एंटर करना चाहिए। ऐसा नहीं कि चलो आज कल बिजनेस धंधा ओपन कर देंगे, तो अरे तुमको उस रिलेटेड मार्केट में क्या है, कितना ग्रोथ है। तुमने शार्क टैंक देखा होगा, शार्क टैंक में बताते इतना इस चीज का मार्केट है, ये प्रोडक्ट का इतना मार्केट है, इतना ग्रोथ है, इस प्रोडक्ट के रिलेटेड इतने दो चार ब्रांड्स ऑलरेडी काम कर रहे हैं जो अच्छे खासे पोजीशन पे है, जिनका अच्छा खासा मार्केट शेयर है। अब गिवन केस के बारे में बोला है, रिया ऑब्जर्व द प्रेजेंस ऑफ मेनी एस्टेब्लिश ब्रांड लोकल्स। हाँ ये तो गिवन कैसे लिखा है, दिस इंडिकेट्स इंटेंस इंडस्ट्री राइवलरी। मैंने बताया था राइवलरी अमंग द फर्म्स, ये पोर्टल 5 फोर्सेस के रिलेटेड है। एंड स्ट्रॉन्ग थ्रेट फ्रॉम द सब्स्टिट्यूट, ये भी पोर्टल 5 फोर्सेस का है। ये तो लिख सकते हो, तुमको सोचना पड़ेगा, ऐसे लिखना है। ये नहीं कि मॉड्यूल का एज इट इज कॉपी पेस्ट क्वेश्चन आएगा। Therefore, friendship must assess the competitive forces and develop the appropriate strategies such as differentiation or cost competitiveness टू सक्सीड। उसने पोर्टर 5 फोर्सेस का तो बोला ही बोला, बट उसने क्या बोला कि फ्रेंड्स फ्रेंडशिप
जो रिया खुद का स्टार्टअप जो ये करने वाली एक उसके लिए जो हायर किया था उसको एज ए स्ट्रेटेजिक मैनेजर, तो फ्रेशशिप ने क्या करना चाहिए, उसने असेस करना चाहिए कॉम्पिटिटिव फोर्सेस के और उसके बेसिस पे डिफरेंशिएशन और कॉस्ट कॉम्पिटिटिवनेस, कॉस्ट लीडरशिप की स्ट्रेटेजी अप्लाई करनी चाहिए। समझा? ये बहुत डिफरेंट क्वेश्चन था भाई, बट यार ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे तुमको। ठीक है, ठीक है, ठीक है सर, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या है भाई? नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 10। हाउ डज द पेसले फ्रेमवर्क असिस्ट इन एनालाइजिंग द मैक्रो एनवायरनमेंट? क्या आपको पेसले फ्रेमवर्क के बारे में लिखना है? एक चीज समझो, आपको एसएम में ना कुछ क्वेश्चन डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे, एक दो तीन क्वेश्चन पकड़ लो, 5 मार्क्स 4 मार्क्स एज आई से प्रेडिक्ट, बट कुछ क्वेश्चन आपको डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा। अभी पेसले फ्रेमवर्क के बारे में लिखना है तो ये हाथ के मार्क है, ये छोड़ना नहीं है, पॉइंट्स वाइज लिखना है, प्रॉपरली लिखना है। अभी पेसले फ्रेमवर्क हमें पता है, पेसले फ्रेमवर्क क्या है? पी इज फॉर पॉलिटिकल फैक्टर, ई इज फॉर इकोनॉमिक, एस इज फॉर सोशल फैक्टर, टी इज फॉर टेक्नोलॉजिकल फैक्टर, एल इज फॉर लीगल फैक्टर एंड ई इज फॉर एनवायरमेंटल फैक्टर। तो पॉलिटिकल में क्या आएंगे? गवर्नमेंट रिलेटेड चीज आएगी, गवर्नमेंट पॉलिसीज, रेगुलेशन, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। इकोनॉमिक रिलेटेड क्या आएंगी? इकोनॉमिक रिलेटेड इन्फ्लेशन, एक्सचेंज रेट, इकोनॉमिक ग्रोथ, ये सारी चीजें, जो इंटरेस्ट रेट है वो इकोनॉमिक रिलेटेड आएगा। सोशल, सोशल मतलब क्या? डेमोग्राफिक ट्रेंड, लाइफस्टाइल चेंजेस, कल्चरल नॉर्म्स, कंज्यूमर एटीट्यूड। अब सोशल रिलेटेड एक चीज समझो, सोशल सोसाइटी में क्या कौन कौन से फैक्टर आएंगे, आपकी सोसाइटी कैसी है, उनकी लाइफस्टाइल कैसी है, कल्चर कैसा है, ये चीजें सोशल फैक्टर्स में आएंगे। टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स, दिस इंक्लूड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, इनोवेशन रेट, टेक्नोलॉजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। अभी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, टेक्नोलॉजिकल फैक्टर में क्या लिखेंगे भैया, याद नहीं आ रहा है। टेक्नोलॉजिकल फैक्टर में देखो, टेक्नोलॉजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, आपके पास कैसा इंफ्रास्ट्रक्चर है, आपके पास किस लेवल के टूल्स है, किस लेवल के सॉफ्टवेयर है, आप कितना टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट करते हो। जैसे नया एआई आ रहा है, एआई को इनकॉर्पोरेट कर लिया, तो अलग अलग चीजें ये टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स में आएगी। कितना एडवांसमेंट है, कितना इंफ्रास्ट्रक्चर है, जिससे आपकी प्रोडक्शन प्रोसेस, प्रोडक्ट डेवलपमेंट और कॉम्पिटेटिव पोजीशन, मतलब एक तो प्रोडक्शन प्रोसेस एनहांस हो जाएगी, इफिशियंसी बढ़ जाएगी, प्रोडक्शन प्रोसेस भी बढ़ जाएगा, प्रोडक्ट भी डेवलप हो जाएगा, तो ये टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स आएंगे। लीगल फैक्टर, लीगल रिलेटेड तो यार लॉज एंड रेगुलेशंस, बिजनेस लॉस, एम्प्लॉयमेंट रेगुलेशन, हेल्थ एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स, कंप्लायंस रिक्वायरमेंट। ये देखो, ये कीवर्ड्स है, आपको ऐसे कीवर्ड्स लिखने पड़ेंगे। आप ऐसे नहीं लिख सकते हो लॉ, लॉ तो लॉ लिख दिया, अरे नहीं, आपको लीगल फैक्टर्स में लॉ, रेगुलेशंस, हेल्थ एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स, ये अलग चीज है, ये कीवर्ड्स है, ये आपको लिखने पड़ेंगे, ये लीगल फैक्टर्स में आ जाएंगे। और एनवायरमेंटल फैक्टर्स, दिस कवर्स द इकोलॉजिकल इश्यूज, सस्टेनेबिलिटी प्रैक्टिसेस एंड एनवायरमेंटल रेगुलेशंस। अब एनवायरमेंट रिलेटेड क्या है भैया, एनवायरमेंट के रेगुलेशंस क्या है, एनवायरमेंट फैक्टर्स के रिलेटेड आपको कोई आपकी अवेयरनेस है क्या आपके एनवायरमेंटल फैक्टर्स को? आप बहुत लोगों को सीएसआर करना पड़ता है, बहुत लोग एनवायरमेंट, अब क्या किया आईफोन ने, क्या किया उसका ना, उसके फोन में पहले डब्बा था ना, डब्बा उसने छोटा कर दिया, क्यों? चार्जर निकाल के डब्बा छोटा कर दिया, बोले हम प्लास्टिक कम कर रहे हैं। एनवायरमेंटल फैक्टर, जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ कि एनवायरमेंटल रेगुलेशन, एनवायरमेंट को हार्म ना करने के लिए मैंने मेरे बिजनेस में कुछ चेंज किया, दैट इज नथिंग बट द एनवायरमेंटल फैक्टर। By analyzing these factors, the Paisley framework provide a comprehensive understanding of the macro environment। ये लिखना पड़ेगा तुमको, ये जस्ट आपने 6 पॉइंट ये लिख दिए, बट आपने ना लास्ट में लिखा नहीं कि पेस्ले फ्रेमवर्क क्या करने में यूज करता है, मैक्रो एनवायरनमेंट एनालाइज अंडरस्टैंड करने में हेल्प होता है, हेल्पिंग ऑर्गेनाइजेशन एंटिसिपेट चेंजेस, एडप्ट स्ट्रेटेजी एंड मेक इन्फॉर्म डिसीजन। तो आपको ये अलग अलग फैक्टर से आपको कि क्या क्या चेंजेस करने चाहिए, किस स्ट्रेटेजी आपको एडॉप्ट करने चाहिए और कैसे डिसीजन लेने चाहिए, वो आपको हेल्प करता है। ठीक है, ठीक है भैया। तो नेक्स्ट है चैप्टर 3 क्वेश्चन 11। नेहा, इसके लास्ट लाइन पढ़ते हैं, विच स्ट्रेटेजिक एनालिसिस टूल इज रिफ्लेक्टेड इन दिस सिचुएशन। हमको स्ट्रेटेजिक एनालिसिस टूल बताना है। अब देखते पढ़ते क्वेश्चन क्या है। नेहा द स्ट्रेटेजी हेड ऑफ अर्बन राइड मोटर्स लिमिटेड वाज एनालाइजिंग द टू व्हीलर इंडस्ट्री। नेहा कौन है? स्ट्रेटेजिक हेड है, वो एनालाइज कर रही है टू व्हीलर इंडस्ट्री बिफोर लॉन्चिंग अ न्यू प्रीमियम इलेक्ट्रिक स्कूटर्स। इलेक्ट्रिक स्कूटर लॉन्च करने से पहले टू व्हीलर इंडस्ट्री का एनालाइज कर रही है। शी ऑब्जर्व दैट द फर्म्स इन द मार्केट कुड बी ग्रुप बेस्ड ऑन द प्राइस रेंज एंड टेक्नोलॉजी। हाँ, इस कीवर्ड से मुझे ध्यान में आ गया ये क्या चीज है, कि वो क्या बोल रही है कि जो फर्म जो है मार्केट में उनको ग्रुप कर सकते हैं बेस्ड ऑन द प्राइस के बेसिस पे और टेक्नोलॉजी के बेसिस पे हम उसको ग्रुप कर सकते हैं। शी डिसाइडेड टू पोजीशन द अर्बन राइड अमंग द प्रीमियम, कि भाई ग्रुप प्राइस के बेसिस पे इकोनॉमी प्रीमियम और टेक्नोलॉजी बेसिस पे पेट्रोल इलेक्ट्रिक, और उसके अर्बन राइड जो उसका उसके लिए जिसको उसको
हायर किया था स्ट्रेटेजिक हेड, उसको उसने प्रीमियम में पोजीशन दे दी, ग्रुप कर दिया। तो ये क्या टेक्निक है, ये कौन सा टूल है? ये है स्ट्रेटेजिक ग्रुप मैपिंग। क्या है सर? ये है स्ट्रेटेजिक ग्रुप मैपिंग। देखो, the situation reflects the strategic group mapping, an important tool of industry to industry for environmental analysis. Strategic group mapping क्या है? It identify the cluster of the firms within industry that follow the similar strategy or have a similar characteristics. ये क्या करता है? ग्रुप करता है based on the similar characteristics such as price, quality, technology, distribution, product range. The firms within the same strategic group compete more directly with each other than the firms in the other group. कि देखो, ये स्ट्रेटेजिक ग्रुप मैपिंग है ना, अगर आप किसी में ग्रुप करते हो बेस्ड ऑन द प्राइस, बेस्ड ऑन द टेक्नोलॉजी। तो मैं फॉर एग्जांपल, जैसे अपन क्वेश्चन का एग्जांपल लेते हैं। क्वेश्चन में क्या बोला था कि उसने टू व्हीलर उसका अर्बन राइड को प्रीमियम इंडस्ट्री में ये ग्रुप कर दिया था, पोजीशन डाल दी थी। वो प्रीमियम इंडस्ट्री में कोई और भी कॉम्पिटिटर होगा, तो मैं उस कॉम्पिटिटर को रिलेटेड फिर आइडेंटिफाई कर पाऊंगा उसके रिलेटेड। यार यार वो कॉम्पिटिटर क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है। बाकी अदर कॉम्पिटिटर मैं नहीं देखूंगा, पहले इसको देखूंगा क्योंकि हम सेम ग्रुप में है। तो इसलिए स्ट्रेटेजी ग्रुप मैपिंग यूज होता इजी होता है, और ये टूल यूज होता है कि हम कॉम्पीट मोर डायरेक्टली विद ईच अदर देन द फर्म इन अदर ग्रुप। क्योंकि हम डायरेक्टली कॉम्पीट कर रहे हैं ना, तो मैं पहले उस कॉम्पिटिटर के बारे में सोचूंगा, उसको कैसे हरा पाए। In the given case, Neha classified two-wheeler firm based on the price, economy to premium, and technology petrol to electric. This classification created distinct strategy groups such as economy petrol, economy electric, premium electric. Urban Ride planned to position itself in the premium electric group. अभी उन्होंने क्या एक्सप्लेन किया? उन्होंने बताया कि गिवन केस में क्या था कि जो स्ट्रेटेजिक हेड थी नेहा, उसने प्राइस और टेक्नोलॉजी के बेसिस पे स्ट्रेटेजिक ग्रुप मैपिंग की थी। तो उन्होंने वैसे चार ये बताया कि और क्या हो सकते हैं, प्रीमियम पेट्रोल, इकोनॉमी इलेक्ट्रिक, प्रीमियम इलेक्ट्रिक, ऐसे डिस्टिंक्ट स्ट्रेटेजिक ग्रुप इस कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे बन सकते हैं। और उसमें से उन्होंने एज अ प्रीमियम इलेक्ट्रिक ग्रुप को अर्बन राइड में क्लासिफाई किया था। ये सिर्फ गिवन सिचुएशन है, उसको थोड़ा मोल्ड करके आंसर बताया। सच मैपिंग हेल्प्स टू आइडेंटिफाई द क्लोज कॉम्पिटिटर। स्ट्रेटेजिक ग्रुप मैपिंग से क्या होगा? मुझे उस समझेगा उस ग्रुप में कौन सा कॉम्पिटिटर है, पहले मैं उसको भिड़ूंगा भैया, पहले उसको हराऊंगा। मार्केट गैप की क्या गैप है, वो कौन कितना मार्केट शेयर है उसका, एंड पोजीशनिंग अपॉर्चुनिटी बिफोर द स्ट्रेटेजिक डिसीजन। तो स्ट्रेटेजिक डिसीजंस, मेरे कुछ डिसीजन लेने से पहले कुछ अपॉर्चुनिटी आती है क्या, उससे मुझे स्ट्रेटेजिक ग्रुप मैपिंग से हेल्प होगा। हेंस द स्ट्रेटेजिक एनालिसिस टूल रिफ्लेक्टेड इज अ स्ट्रेटेजिक ग्रुप मैपिंग। समझा? एकदम अच्छे से समझा कि स्ट्रेटेजिक ग्रुप मैपिंग कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे आप ग्रुप बनाते हो, और ग्रुप के बेसिस पे आपके कंपनी को उसमें ग्रुप में डालते हो, और फिर एनालाइज करते हो। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं स्ट्रेटेजिक ग्रुप मैपिंग। समझा? समझा सर। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द की स्ट्रेटेजिक ड्राइवर्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। अभी तुमको ऐसा अगर डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया, मतलब चैप्टर पता नहीं कौन सा है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन की स्ट्रेटेजिक ड्राइवर्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, तुमको ध्यान में नहीं आएगा ये कौन से चैप्टर का है। अरे यार, की स्ट्रेटेजिक ड्राइवर कहा था, बच्चा भूल जाएगा। तो इसलिए क्वेश्चन प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है एसएम में। की स्ट्रेटेजिक ड्राइवर्स क्या है? की स्ट्रेटेजिक ड्राइवर्स है, देखो चार चीजें मैं आपको मेरे नोट्स में से दिखाता हूँ। की स्ट्रेटेजिक, तो देखो इसमें कैसे लिखा है, वो क्या है? सीईओ स्टेलर इलेक्ट्रॉनिक्स का, वो जो स्टेलर इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड कंज्यूमर अप्लायंस में तो काम करती है, बट बोले अभी एक सोलर का भी, एनर्जी इक्विपमेंट बिजनेस में भी हम इन्वॉल्व हो सकते हैं, बैटरीज के बिजनेस में। तो ये कौन सी टाइप की कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी स्ट्रेटेजिक चॉइसेस में दी थी। कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी अलग अलग टाइप की, स्टेबिलिटी, ग्रोथ, एक्सपेंशन वगैरह। तो ये क्या है? ये है ग्रोथ और एक्सपेंशन स्ट्रेटेजी। अब उसमें भी दो थी, इंटरनल इंटरनल ग्रोथ स्ट्रेटेजी, एक्सटर्नल ग्रोथ स्ट्रेटेजी। इंटरनल में भी इंटरनल, एक्सटर्नल में मर्जर एक्विजिशन दिया था, स्ट्रेटेजिक अलायंस दिया था। बट यहाँ पे तो कुछ मर्जर की बात नहीं हुई है, अलायंस की भी बात नहीं हुई है, तो वो तो नहीं है। इंटरनल में भी चार चीजें थी, मार्केट पेनिट्रेशन, मार्केट डेवलपमेंट, प्रोडक्ट डेवलपमेंट और डाइवर्सिफिकेशन। अभी क्या हुआ है? ये बोल रहा है कि मैं न्यू डिवीजन ऑफ सोलर बैटरीज एंड इसमें इन्वॉल्व होता हूँ, तो ये डाइवर्सिफिकेशन है। समझा? समझा सर। डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रेटेजी है। डाइवर्सिफिकेशन क्या है भैया? अभी इन्होंने कैसे लिखा है, देखो, दिस रिफ्लेक्ट डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रेटेजी, ठीक है। कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटेजी इज कंसर्न विद द चॉइस ऑफ बिजनेस डायरेक्शन एंड द स्कोप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एज अ होल। It addresses the fundamental issue of what businesses the organization should be in and how the overall business portfolio should be managed to achieve the growth and stability. अब इन्होंने क्या बताया? पहले कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटेजी को एक्सप्लेन किया कि कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटेजी क्या है, कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटेजी में क्या क्या करते हैं, कि ये क्या है, ये आपके बिजनेस की एक चॉइस रहती है जिसमें आप आपके ऑर्गेनाइजेशन का पूरा स्कोप डिफाइन करते हो। आपके फंडामेंटल इशू क्या है,
बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की और आपका पोर्टफोलियो जो कि आपके प्रोडक्ट्स रहेंगे आप उसको कैसे मैनेज कर पाओगे, ये कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटेजी बताएगी। तो अब उसने उन्होंने क्या किया, डाइवर्सिफिकेशन एक्सप्लेन किया। डाइवर्सिफिकेशन इन्वॉल्व इनटू न्यू प्रोडक्ट और बिजनेसेस दैट आर डिफरेंट फ्रॉम द फर्म एग्जिस्टिंग ऑपरेशन, कि मेरे एग्जिस्टिंग बिजनेस से रिलेटेड नहीं है कुछ भी, तो मेरे प्रोडक्ट्स मेरे एग्जिस्टिंग बिजनेस से कुछ ये रिलेटेड नहीं बोल सकते, एग्जिस्टिंग ऑपरेशन से डिफरेंट है। अभी तीन चीजें जो थी मैंने बताया था, मार्केट पेनिट्रेशन, मार्केट डेवलपमेंट, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, इन तीनों में तो ये बैठता नहीं है, तो ये डाइवर्सिफिकेशन है क्योंकि न्यू प्रोडक्ट में इन्वॉल्व हो रहा है। It is adapted to achieve growth, reduce risk arising from a dependence on a single business and exploit new opportunity। सीधी बात है, डाइवर्सिफिकेशन में क्या होगा, आपका पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई होगा, तो आपका रिस्क कम होगा और ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी, नई अपॉर्चुनिटी आपको ज्यादा मिलेगी। ठीक है, अभी उन्होंने केस एक्सप्लेन किया कि इन द गिवन केस क्या हो रहा था, फिर उन्होंने पहले कॉन्सेप्ट बताई, फिर गिवन केस में कैसा हो रहा है देखो। स्टेलर इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड है जो कि किसमें कंज्यूमर अप्लायंसेस में काम कर रहा था, अभी वो क्या बोल रहा है कि रिन्यूएबल एनर्जी इक्विपमेंट में हम इन्वॉल्व होते हैं। तो दिस रिप्रेजेंट एक्सपेंशन इनटू अ न्यू बिजनेस एरिया बियॉन्ड इट्स प्रेजेंट प्रोडक्ट लाइन विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ लॉन्ग टर्म ग्रोथ एंड रिस्क। तो इससे क्या होगा, ये एक्सपेंशन करने का सोच रहे हैं न्यू बिजनेस एरिया में। Thus, company is broadening its business portfolio by adding a new business, which is characteristics of the diversification। कितना सही मैनर में एक्सप्लेन किया है। गिवन केस को भी आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, अरे अच्छा उसमें ऐसा ऐसा हो रहा है, ये डाइवर्सिफिकेशन का पार्ट है, कंपनी डाइवर्सिफाई कर रही है, इसलिए जो कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी यूज हुई है यहाँ पे वो डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रेटेजी है। ऐसे आंसर लिखने हैं। समझा? समझा। नेक्स्ट है, एक्सप्लेन द स्ट्रेटेजिक इम्प्लीकेशन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ बिजनेस इन कॉर्पोरेट पोर्टफोलियो। स्ट्रेटेजिक इम्प्लीकेशन बताया, पूछा है क्या है भैया स्ट्रेटेजिक इम्प्लीकेशन, स्टार्स, क्वेश्चन मार्क, कैश काउ, डॉग, ये सब क्या है, ये बीसीजी, बीसीजी मैट्रिक्स है, बीसीजी कैसे याद रखना है, सीज फॉर क्या, डीज फॉर क्या, बताओ बताओ, जिसने मेरा रिवीजन वीडियो देखा है उसको पता है। सीज फॉर कुत्ता, डीज फॉर डॉग, मैं ऐसे याद रखता था बीसीजी मैट्रिक्स। तो बीसीजी मैट्रिक्स में हमने ये चार चीजें देखी थी। ये आंसर पढ़ते हैं। इन द बीसीजी ग्रोथ शेयर मैट्रिक्स पोर्टफोलियो ऑफ इन्वेस्टमेंट आर रिप्रेजेंट इन द टू डायमेंशनल स्पेस, कि कैसे ये मार्केट ग्रोथ और मार्केट शेयर के बेसिस पे। तो वर्टिकल क्या है, मार्केट ग्रोथ, हॉरिजॉन्टल क्या है, मार्केट शेयर। देखो मैंने मेरे नोट्स में दिखा था आपको, मार्केट ग्रोथ, बीसीजी 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 मैट्रिक्स, बीसीजी मैट्रिक्स, हाँ चैप्टर 4 में आ गए, इसमें लास्ट में है बीसीजी मैट्रिक्स, एक मिनट, हाँ यस, बीसीजी मैट्रिक्स। तो मार्केट ग्रोथ के बेसिस पे और मार्केट शेयर के बेसिस पे। स्टार लोग कौन है, स्टार लोग बड़े लोग रहते हैं जिनकी ग्रोथ भी ज्यादा है, जिनका शेयर भी ज्यादा। क्वेश्चन मार्क क्या है, अरे क्वेश्चन मार्क, इनकी ग्रोथ तो हो रही है बट शेयर नहीं बढ़ रहा, तो इसलिए इनको क्वेश्चन है। कैसा है, क्वेश्चन है, क्योंकि ग्रोथ बढ़ रही है बट मार्केट शेयर नहीं आ रहा, क्वेश्चन है भैया। स्टार लोग बड़े लोग हैं, बड़े लोग हैं तो इनको हेवी इन्वेस्टमेंट लगती है क्योंकि ब्रांड वैल्यू मेंटेन करना है ना, बड़े लोग हैं। क्वेश्चन मार्क क्या है, क्वेश्चन मार्क भैया लो मार्केट शेयर हाई ग्रोथ है, इनको कैश बहुत ज्यादा लगती है क्योंकि मार्केट शेयर एक्वायर करना रहता है, और इनको हेवी इन्वेस्टमेंट और कैश दोनों लगती है। अब कैश का क्यों नहीं, इनका मार्केट शेयर तो ज्यादा है बट इनका मार्केट ग्रोथ रेट बहुत कम है, ग्रोथ नहीं हो रही है इनकी। मार्केट शेयर तो अच्छा खासा है, शेयर तो बड़ा है बट मार्केट ग्रोथ नहीं है। अब ये क्या है, इनको इन्वेस्टमेंट नहीं लगती है, काउ लोग है, कैश काउ, इनको इन्वेस्टमेंट नहीं लगती है। क्यों नहीं लगती है भैया, क्योंकि इनके पास इनफ कैश है, कैश है तो इनको लेस इन्वेस्टमेंट लगती है, तो ये कैश काउ। और डॉग्स लोग, नाम से ही पता चलता है, डॉग्स लोग लो ग्रोथ लो मार्केट शेयर। इसमें क्या होता है, इसमें आपको मतलब ये इतना इनफ कैश तो कमा लेते हैं कि खुद को मेंटेन कर पाए। तो ये है बीसीजी मैट्रिक्स। अब इसमें ना एक और चीज याद रखना, इसमें पोस्ट आइडेंटिफिकेशन स्ट्रेटेजी भी बताइए। पोस्ट आइडेंटिफिकेशन स्ट्रेटेजी मतलब क्या, कि स्टार्स जो है, स्टार्स क्या फॉलो करेंगे, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको क्वेश्चन में लिखना है, हर जगह लिखना है बीसीजी मैट्रिक्स में। स्टार मैं कैसे याद रखता था, चार पोस्ट आइडेंटिफिकेशन स्ट्रेटेजी थी, रुको मेरे नोट्स में आओ। चार पोस्ट आइडेंटिफिकेशन स्ट्रेटेजी थी, बिल्ड होल्ड इन्वेस्ट हार्वेस्ट डाइवेस्ट, बिल्ड होल्ड हार्वेस्ट डाइवेस्ट, बिल्ड होल्ड हार्वेस्ट डाइवेस्ट। उल्टा याद रखेंगे, डाइवेस्ट, डीज फॉर डाइवेस्ट, डीज फॉर डॉग, डॉग लोग डाइवेस्ट करेंगे। डाइवेस्ट का अपोजिट हार्वेस्ट, हार्वेस्ट है तो क्या है, डॉग है तो कुत्ता है, सॉरी सॉरी, डॉग है तो काऊ है, सीज फॉर कुत्ता, डीज फॉर डॉग, डॉग है तो काऊ है, सीज फॉर काऊ, तो काऊ क्या करेंगे, हार्वेस्ट करेंगे। बिल्ड होल्ड, बिल्ड कौन करेगा भैया, बिल्ड करेगा आपका स्टार लोग, क्योंकि उनको बढ़ना है तो वो बिल्ड करेंगे। और होल्ड कौन करेगा, होल्ड करेगा क्वेश्चन मार्क, क्योंकि पहले ही उसकी पहले ग्रोथ हो रही बट शेयर नहीं बढ़ रहा है, तो वही होल्ड करके रखते रहा शेयर। तो ये पोस्ट आइडेंटिफिकेशन स्ट्रेटेजी है।
ठीक है, ठीक है सर। तो नेक्स्ट है क्वेश्चन 15। अगर अभी तक आप ये वीडियो देख रहे हो तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। आपके लाइक से मुझे मेरा मोटिवेट करते हैं कि और नए नए वीडियोस लाने के लिए। और प्लीज आपके दोस्तों को शेयर करना, ठीक है। ठीक है, चलो क्वेश्चन 15 है। फिनिश सर्विसेज लिमिटेड, फाइनेंशियल कंसल्टिंग फर्म इनिशिएटेड अ डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम टू मॉडर्नाइज इट्स सर्विसेज। The management define a clear digital objective, assess existing manual process and capability gap, prepare a phased digital roadmap and implemented new technology। तो भाई मुझे इससे ध्यान में आ रहा है कि इन्होंने डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन लिया है, क्वेश्चन में ही बोला है। क्वेश्चन में ही बोला है, अगर आपने चैप्टर 5 अच्छे से किया होगा ना तो ये इमीडिएट आपको ध्यान में आएगा चेंज मैनेजमेंट क्या है। सॉरी, मैंने बता दिया डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन क्या है। एंड वर्क प्रैक्टिसेस अक्रॉस ऑल लेवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, विच कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रेटेजी इंप्लीमेंटेशन इज रिफ्लेक्टेड। ये चेंज मैनेजमेंट है। चेंज मैनेजमेंट है भैया, चेंज मैनेजमेंट। देखो मेरे नोट्स में मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि चेंज मैनेजमेंट क्या है। देखो, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन उस क्वेश्चन में ही बताया था कि उन्होंने डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, उनका जो भी मैनुअल प्रोसेस है उन्होंने डिजिटलाइज कर दिया। तो क्या है चेंज मैनेजमेंट या फिर डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन? the use of digital technologies to develop a fresh, improved, or entirely new company procedures, goods or services is known as digital transformation। कि डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन क्या है? तुमने डिजिटल टेक्नोलॉजीज का यूज करके आपके प्रोसीजर, आपके गुड्स सर्विसेज, आपके जो भी कंपनी के रिलेटेड प्रोसेस है वो आपको आपने इम्प्रूव कर लिया। तो इसको क्या बोलेंगे? इसको डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन बोलेंगे। तो चेंज मैनेजमेंट क्या है? ऑर्गेनाइजेशन कैन प्लान, प्रिपेयर एंड कैरी आउट चेंजेस टू देयर ऑपरेशन इंक्लूडिंग डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन विद द एड ऑफ डिसिप्लिन ऑफ चेंज मैनेजमेंट। कि ऑर्गेनाइजेशन डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन कैसे करेंगी? चेंज मैनेजमेंट से। समझा क्या? डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, तुमने डिजिटल टेक्नोलॉजी से तुम्हारी प्रोसेस इंप्रूव कर दी, वो कैसे करोगे? तुम चेंज मैनेजमेंट से करोगे। अभी चेंज मैनेजमेंट में 4 असेंशियल एलिमेंट्स है। क्या है चेंज मैनेजमेंट में? एक चीज समझो, चेंज मैनेजमेंट में 4 अलग चीजें हैं, 4 उसके एलिमेंट्स है। क्या एलिमेंट्स है? डिफाइनिंग द गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन, कि तुमने डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन किया तो उसके गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव करो, डिफाइन करो। असेसिंग द करंट स्टेट, तुम्हारी करंट पोजीशन क्या है ऑर्गेनाइजेशन की, और तुम उसमें गैप आइडेंटिफाई करो। उसके बाद क्रिएटिंग अ रोड मैप फॉर अ चेंज, कि यार पूरा प्लान बनाओ कि मुझे चेंज क्यों करना है, और फिर बाद में इंप्लीमेंट करो। ये सेम चीज हमने टर्न अराउंड में देखी थी। याद आ रहा है? कुछ याद आ रहा है? टर्न अराउंड स्ट्रेटेजी भी सेम चीज बोलता हूँ, आइडेंटिफाई योर करंट असेसमेंट प्रॉब्लम एंड अलग अलग स्टेप देखे थे हमने, 5 स्टेप्स। सेम यहाँ पे भी है। यहाँ पे एक एक्स्ट्रा है कि आपको गोल्स और ऑब्जेक्टिव डिफाइन करना है। आपको आपकी करंट स्टेट, आपकी करंट पोजीशन क्या है, वो गैप क्या है आपके प्रोसेस में, वो आइडेंटिफाई करना है। उसके बाद रोड मैप बनाओ, प्लान बनाओ और इम्प्लीमेंट करो। और इम्प्लीमेंट करके चेंज मैनेज करो एट ईच लेवल ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। ये 4 असेंशियल एलिमेंट्स थे डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के। अब देखो, जो क्वेश्चन में बोला था ये तो तुमने कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन कर लिया, बट क्वेश्चन क्या बोला था, क्वेश्चन को भी आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। कि क्वेश्चन में जो आपको क्वेश्चन पूछा था वो भी आपको उसका केस सिनेरियो बता के आपको कंक्लूड करना पड़ेगा। इन द गिवन केस फिनिश डिफाइन द डिजिटल ऑब्जेक्टिव, असेस मैनुअल प्रोसेस एंड कैपेबिलिटी गैप, created a phase roadmap, implemented a new technology and practice across all level। ये एक्सप्लेन कर दिया क्वेश्चन। दिस एक्शन करस्पॉन्ड टू ऑल 4 एलिमेंट्स ऑफ डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। ये चारों एलिमेंट्स को ये डिजिटल ये सिमिलराइज करता है, करस्पॉन्ड करता है। हेंस द कंसेप्ट डिफर रिफ्लेक्टेड इज अ डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन थ्रू चेंज मैनेजमेंट इन द स्ट्रेटेजी इंप्लीमेंटेशन। समझा? एकदम मक्खन तरीके से समझा। आपको ऐसे ही आंसर लिखने हैं। बच्चे बोलते हैं ये सब में मार्क्स नहीं आता है, ये सब में मार्क्स नहीं आते, तो इस वजह से आप प्रॉपरली आंसर नहीं लिखते हो, इसलिए आपको मार्क्स नहीं आते। नेक्स्ट है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन अ मैट्रिक स्ट्रक्चर। मैट्रिक स्ट्रक्चर के बारे में आपको शॉर्ट नोट लिखनी है कि मैट्रिक स्ट्रक्चर क्या है, कैसे है, उसके रिलेटेड आपको शॉर्ट नोट लिखनी है। मेरे नोट से ही पढ़ते हैं। एक मिनट। मैट्रिक स्ट्रक्चर, मैट्रिक स्ट्रक्चर कहाँ हो? मैट्रिक स्ट्रक्चर, ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन है, आपको इसमें दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन है। तो ये अब देखो, मैट्रिक स्ट्रक्चर क्या है? मैट्रिक स्ट्रक्चर इन अ कॉन्ट्रास्ट में बी वेरी अप्रोप्रिएट व्हेन द ऑर्गेनाइजेशन कंक्लूड नाइदर फंक्शनल नॉर डिविजनल नॉर्म्स इवन व्हेन कंबाइन विद द हॉरिजॉन्टल लिंकिंग मैकेनिज्म। मतलब क्या है इसमें ना यार, ये देखो, ये यहाँ से तुमको चार्ट से समझ जाएगा
चार्ट से आपको समझ जाएगा कि मैट्रिक्स स्ट्रक्चर क्या है करके। यार इसमें क्या होता है ना, देखो अभी ये कैसे समझो, मेरे अलग अलग प्लांट है, मेरी कंपनी है और मेरे अलग अलग जगह पे प्लांट्स है। और प्लांट है मतलब मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, मेरे चार जगह मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, और एक एक बड़ा मेरा खुद का भी खुद का एक कॉर्पोरेट का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। अभी क्या हो रहा है, चार मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, उस यूनिट में वहां का सेल्स यूनिट, सेल्स का अलग यूनिट है, फाइनेंस का अलग डिपार्टमेंट है, पर्सनल मतलब एडमिन का अलग डिपार्टमेंट है, प्रोक्योरमेंट प्रोडक्शन का अलग डिपार्टमेंट है। तो वो प्लांट में पूरी चीजें है एज ए कंपनी लेवल। सेम ऐसे चार अलग अलग इसमें है, और इन सबको रिपोर्टिंग करने वाला एक एचओ भी है, मतलब ये सारे सेल्स यूनिट को पूरा चलाने वाला एक मेन सेल्स यूनिट भी है। इन सारे फाइनेंस यूनिट को प्लांट लेवल पे फाइनेंस के लोग बैठे हैं, तो सारे जो कॉर्पोरेट में फाइनेंस के लोग बैठे हैं उनको रिपोर्ट करेंगे। सेम पर्सनल यूनिट, ये सारे पर्सनल यूनिट को चलाने वाला एक एडमिन का हेड ये रहेगा, वो उनको रिपोर्ट करेंगे। अब इसमें क्या है, इसमें दोनों वे से फ्लो हो रहा है। अभी फॉर एग्जांपल सेल्स वाले को, जो मेरे प्लांट ए पे कोई सेल्स का बंदा बैठा है, उसको फाइनेंस से कुछ इन्वॉइस चाहिए, तो इसको साथ कोऑर्डिनेट करेगा। और कोई ये फाइनेंस में ऑडिट चल रहा है, अभी स्टैट्यूटरी ऑडिट चल रहा है, तो उसको कोई डेटा चाहिए, तो वो इससे कोऑर्डिनेट करेगा। तो फाइनेंस यूनिट को ऐसे भी फ्लो करना है और ऐसे भी फ्लो करना है, तो ये हॉरिजॉन्टली वर्टिकली दोनों वे से फ्लो होगा। तो इसको मैट्रिक्स स्ट्रक्चर बोलते हैं, समझा। अब आप पढ़ो, इन मैट्रिक्स स्ट्रक्चर द फंक्शनल एंड प्रोडक्ट फॉर्म्स आर कंबाइंड साइमल्टेनियसली एट द सेम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। कि मतलब क्या हुआ, तुमने फंक्शनल प्रोडक्ट के बेसिस पे फंक्शनल नॉर्म्स कंबाइन कर दिए, तो ये मैट्रिक्स स्ट्रक्चर होगा। एम्प्लॉइज हैव टू सुपेरियर, अ प्रोडक्ट और प्रोजेक्ट मैनेजर एंड अ फंक्शनल मैनेजर। कि आपको प्रोडक्ट मैनेजर मतलब जो प्रोजेक्ट का मैनेजर है वो तो रहेगा, और आपका एक फंक्शनल का भी मैनेजर रहेगा, समझा क्या। आपका एक प्रोजेक्ट का तो मैनेजर रहेगा ही रहेगा, और आपका एक फंक्शनल का भी, आपका पूरा फंक्शन का एक मैनेजर रहेगा। A matrix structure is the most complex of all design because it depends upon both vertical and horizontal flow. ये बहुत कॉम्प्लेक्स होता है क्योंकि इसको ऐसे भी जाना है और ऐसे भी जाना है। A matrix structure can result in higher overhead because it has more management position. Higher overhead है क्योंकि यहाँ पे ना यार मतलब खर्चा ज्यादा होगा, कॉस्टली ज्यादा होगा। तो ये एक ओवरहेड बोल के मतलब कॉस्ट कंपैरिजन में ज्यादा कॉस्टली है, क्योंकि इसमें आपको अलग अलग मैनेजमेंट में अलग अलग पोजीशन आइडेंटिफाई करके आपको वहां पे लोग बिठाने पड़ेंगे। इसके अदर कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, सब डबल होगा। डबल कैसे, ड्यूअल लाइंस ऑफ बजट अथॉरिटी। इस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के लेवल पे भी बजट बनेगा और ओवरऑल कंपनी के लेवल पे भी बजट बनेगा। तो ड्यूअल लाइंस ऑफ बजट अथॉरिटी हो गई। ड्यूअल सोर्सेस ऑफ रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट, अगर यहाँ के फाइनेंस वाले से गलती हो गई तो भैया ये भी ठोकेगा और ये भी ठोकेगा। तो ड्यूअल लेवल ऑफ रिवॉर्ड भी है और पनिशमेंट भी है। ड्यूअल रिपोर्टिंग चैनल, अरे भाई इसको इधर भी रिपोर्ट करना है और इधर ऊपर फाइनेंस के ऊपर भी रिपोर्ट करना है, तो ड्यूअल लेवल ऑफ रिपोर्टिंग चैनल्स हो गए। नीड ऑफ एक्सटेंसिव एंड इफेक्टिव कम्युनिकेशन सिस्टम, अगर कम्युनिकेशन प्रॉपर नहीं होगा, लैग होगा है, तो एक कम्युनिकेशन की वजह से ओवरऑल पूरे स्ट्रक्चर में कितना गैप आ सकता है वो सोचो, समझा। तो ये क्या था, ये मैट्रिक्स स्ट्रक्चर था। तो इस वजह से अपनी पूरी आरपीटी खत्म हो गई है, ठीक है। ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम्स, ऑल द बेस्ट फॉर योर स्टडीज, अच्छे से पढ़ो। लेट्स मेक लर्निंग इजी। थैंक यू सो मच।